दोस्तों, अगर किसी इवेंट ने मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन को सबसे ज़्यादा शेप किया है तो वो 1648 में साइन किया गया द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। इनफैक्ट यही से मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन के डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। नेशन स्टेट, जिसे हम आईआर का फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, दरअसल यहीं से ओरिजिनेट हुआ था। आज के वर्ल्ड ऑर्डर को देख के शायद ये समझना मुश्किल होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब नेशन स्टेट या इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे किस तरह पीस ऑफ वेस्टफेलिया ने इंटरनेशनल रिलेशन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं तो नेचुरली हम इसे किसी वॉर के साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि पीस ट्रीटी अक्सर वॉर के बाद ही साइन की जाती है। वेस्टफेलिया की ट्रीटी भी एक वॉर के साथ जुड़ी हुई है और वो है द 30 ईयर वॉर, जो 1618 से लेकर 1648 तक यूरोप में लड़ी गई। इस वॉर ने सदियों के हुकूमती निज़ाम को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। जब नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे और यूरोप के छोटे बड़े किंगडम होली रोमन एम्पायर के अंडर आते थे, एक्चुअल पावर रिलीजियस हेड के हाथों में हुआ करती थी और चर्च सबसे पावरफुल एंटिटी थे। द होली रोमन एम्पायर में जितने भी साम्राज्य थे वो सब पोप के अथॉरिटी के अंडर हुआ करते थे। इसका मतलब ये था कि इन राजाओं के पास सॉवरन पावर नहीं थी, यानी उन्हें बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अपने डिसीजन पर रूल करने की आज़ादी नहीं थी। मिडिल एजेस में क्रिश्चियनिटी प्रीडोमिनेंट रिलीजन हुआ करती थी और कैथोलिक इसका मेन सेक्ट। लेकिन जैसे जैसे कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया वैसे वैसे वो करप्ट भी होने लगे। 15वीं सेंचुरी के आसपास जब रेनाइसेंस यानी रिवाइवल या रिबर्थ का दौर शुरू हुआ, तब चर्च के लिए मजीद चैलेंजेस बढ़ते गए। रेनाइसेंस ने कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को जगाया था। लोग क्लासिकल लिटरेचर और फिलॉसफी को पढ़ने लगे थे। इस ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के चलते हुए लोग चर्च के डोमिनेशन को क्वेश्चन करने लगे। रेनाइसेंस ने री इन्फॉर्मेशन मूवमेंट को जगाया था, जिसके लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, और उनकी लीडरशिप में कैथोलिज्म के खिलाफ बोलने वालों को प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ आइडियाज के चलते हुए प्रोटेस्टेंट में भी बंटवारा हो गया। एक ग्रुप जो मार्टिन लूथर को फॉलो करने लगा वो लूथेरियन बन गया। दूसरा ग्रुप जो एक और लीडर को फॉलो करने लगा वो कैल्विनिस्ट बन गई। देखते ही देखते रिलीजियस डिफरेंस का असर पूरे किंगडम पर पड़ने लगा। कई रूलर जैसे डेनमार्क और स्वीडन के राजा भी अपना मजहब छोड़कर प्रोटेस्टेंट बनना चाहते थे। जो किंगडम कैथोलिक रहना चाहते थे वो पोप के सपोर्ट में थे और उन किंगडम के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए जो प्रोटेस्टेंट बनना चाह रहे थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीस ऑफ ऑक्सबर्ग 1555 में साइन किया गया। इस ट्रीटी में यह तय पाया गया कि बिना होली रोमन एम्पायर से अलग हुए अलग अलग किंगडम के रूलर्स अपने प्रेफर्ड रिलीजन को चूज कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रीटी का मेन फीचर यह था कि मजहब की आज़ादी सिर्फ रूलर्स के लिए ही थी, न कि उनके सब्जेक्ट के लिए। यानी किसी भी किंगडम के सब्जेक्ट को उनके रूलर के चूजन मजहब को ही मानना था। इसका असर यह हुआ कि यूरोप में चल रहे रिलीजियस टर्मोइल ने द होली रोमन एम्पायर और किंगडम के बीच ही नहीं बल्कि बादशाहों और अवाम के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिए। मजहब के इस बंटवारे ने पूरे रोमन एम्पायर में टेंशन क्रिएट कर दिए और यहीं से द 30 ईयर वॉर की शुरुआत होती है। दोस्तों, 30 ईयर वॉर कैथोलिक लीग और प्रोटेस्टेंट यूनियन के बीच लड़ी गई थी। कैथोलिक लीग में हब्सबर्ग, फ्रांस और स्पेन शामिल थे और प्रोटेस्टेंट यूनियन में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। 30 ईयर वॉर के दौरान रोमन के एम्परर और पेप्सी के सुप्रीम सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज किया जाने लगा। इस वॉर के शुरुआत में बोमिया और होली रोमन एम्पायर के बीच एक आइसोलेटेड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। धीरे धीरे अलग ग्रुप जैसे स्वीडिश और फ्रेंच लड़ने लगे और वक्त के साथ ये वॉर पूरे यूरोप को निगल गई। इस वक्त किंगडम के बीच जंग करना एक आम सी बात थी। नॉन इंटरफेरेंस या पीसफुल को एग्जिस्टेंस जैसे आइडियाज इस वक्त कोई मायने नहीं रखते थे। वैसे तो ये वॉर मजहब के नाम पर छेड़ी गई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इसके मोटिवेशन भी बदलने लगे। ये वॉर पॉलिटिकल पावर और यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर के लिए लड़ी जाने लगी। इस वॉर के लास्ट में कैथोलिक फ्रांस को प्रोटेस्टेंट स्वीडन फंड करने लगा, जिससे ये पता चला कि पॉलिटिक्स मजहब से ज्यादा अहम हो चुकी थी। दोस्तों, इस वॉर के दौरान किंगडम के सोच में भी बदलाव आने लगा। उनको ये रियलाइज होने लगा कि डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन वॉर के अल्टरनेट हो सकते हैं। 1648 के आते आते इन किंगडम को ये रियलाइज होने लगा कि इस जंग से किसी को फायदा नहीं हो रहा,
अब तक इस वॉर में लगभग 80 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, जो इस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा फिगर था। जब ये क्लियर होने लगा कि इस वॉर का कोई क्लियर विनर नहीं है, तो इसे ख़त्म करने का डिसीजन लिया गया और एक पीस ट्रीटी साइन की गई जिससे यूरोप में अमन लौट सके। दोस्तों, कांग्रेस ऑफ वेस्टफेलिया के नेगोशिएशन 1642 से शुरू हुए और अगले 4 साल तक चलते रहे। आपको ये बता दें कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया का नाम जर्मनी के वेस्टफेलिया डिस्ट्रिक्ट से आता है, जहां ये ट्रीटी साइन की गई। वेस्टफेलिया के 2 शहर इस ट्रीटी के लिए मशहूर हैं, एक है ओस्नाब्रक और दूसरा है म्यूनस्टर। पीस ऑफ वेस्टफेलिया 3 ट्रीटीज की एक सीरीज थी। एक ट्रीटी ओस्नाब्रक में साइन की गई और बाकी 2 ट्रीटीज म्यूनस्टर में साइन की गई। इस ट्रीटी के 3 प्राइमरी एलिमेंट थे। पहला था वाइडर फार्मर रिलीजन। इस ट्रीटी के अंदर रूलर के साथ साथ सब्जेक्ट को भी मजहब की आज़ादी दी गई, क्योंकि लोग ये समझते थे कि मजहब की आज़ादी न होना इस जंग की सबसे बड़ी वजह है। दूसरा एलिमेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोफेशन। इसका मतलब ये नहीं कि 30 ईयर वार से पहले किंगडम के बीच नेगोशिएशन नहीं हुआ करते थे, बल्कि इस ट्रीटी ने फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेट को लीगली रिकॉग्नाइज किया। तीसरा एलिमेंट था रिकॉग्निशन ऑफ सॉवरेन स्टेट। इसके अंडर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया कि कोई भी स्टेट अपनी पावर को दूसरी स्टेट के अगेंस्ट बिना वजह इस्तेमाल नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से शहर ब्रेंडनबर्ग को भी टेरिटरी दी गई, जो कि बाद में जर्मनी बना। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने पॉलिटिक्स और रिलीजन को आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल सेपरेट कर दिया और पोप एक सिंबॉलिक हेड बनकर रह गए थे और आज भी वही देखा जाता है। वैसे तो इसे पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है, लेकिन यह पीस टेम्परेरी था। इसके बाद यूरोप में नेपोलियनिक वार से लेकर वर्ल्ड वार तक यूरोप में कई बड़ी जंगें लड़ी गई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया की लेगेसी मॉडल आईआर के कई कंसेप्ट, थ्योरीज और आइडियाज में पाई जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में कॉलोनियलिज्म के चलते यूरोप का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वैसे वेस्टफेलियन प्रिंसिपल खासकर सॉवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर में सेंट्रल होती गई। मॉडर्न आईआर का सिक्योरिटी डेल्मा का कंसेप्ट भी वेस्टफेलियन प्रिंसिपल से ही आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया ने किस तरह इंटरनेशनल सिस्टम को बदल कर रख दिया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।